स्वागत है आपका ज्ञान गुरु के इस सीरीज में जो कि नीति शास्त्र से संबंधित है। GS4 पेपर, इसमें आपने जो भी नीति शास्त्र के आयाम हैं वो पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे व्यवसायिक अथवा जो बिजनेस इथिक्स है, व्यवसायिक नीति शास्त्र ना, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें ये न केवल बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक है, बल्कि ये एक प्रकार से पूरा जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो इसके अंतर्गत आ जाता है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे जुड़े हुए सवाल हर हाल में रहने वाले ही हैं, क्योंकि इसकी जो महत्ता है ना, वो वर्तमान जनजीवन के सामान्य जीवन में या सोशल लाइफ में बहुत अधिक है ना। तो इसलिए व्यवसायिक नीति शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर ध्यान से आप देखते जाइए तो यहाँ पर दो शब्दावली भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है ना प्रबंधकीय नीति शास्त्र, प्रबंधकीय नीति शास्त्र यानी इथिकल मैनेजमेंट, और दूसरा है ना नीति शास्त्र का प्रबंध, है ना, यानी मैनेजमेंट ऑफ इथिक्स। तो इथिकल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ इथिक्स, ये मुद्दे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस तरह के प्रश्न पहले आए भी हैं और आगे के समय में भी आते रहने चाहिए। ये भी ध्यान रखना है आपको कि इस तरह की चीज़ें अगर ना भी आए तो आपको दूसरे सवालों के जवाब लिखने में इनकी जो मदद है वो बहुत ज़रूरी होती है। खैर, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं व्यवसायिक नीति शास्त्र से। व्यवसायिक नीति शास्त्र को बड़े आसानी से आप परिभाषित कर सकते हैं कि नीति शास्त्र की वो शाखा है, नीति शास्त्र की वो एक कह सकते हैं कि उसका वो हिस्सा है जिसमें जो व्यवसाय से जुड़े हुए, है ना, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो व्यवसायिक समाज है ना, इससे जो जुड़े हुए निर्णय होते हैं ना, उनसे संबंधित जो कार्रवाइयाँ होती हैं, उनसे संबंधित जिस प्रकार के अभ्यास आचरण किए जाते हैं ना, उनमें जिस प्रकार के मूल्यों की आवश्यकता होती है, उसमें जिस प्रकार के नॉर्म्स की आवश्यकता होती है, वस्तुतः उसी का अध्ययन ये नीति शास्त्र करता है। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा नीति शास्त्र, ऐसे नैतिक मुद्दे, ऐसे नैतिक नियम, है ना, जिनका संबंध व्यवसाय से हो। अब यहां पर अपने आप आपको एक विचार आएगा कि जितने भी व्यवसाय हैं, इनके नियमन के लिए, इनके रेगुलेशन के लिए तमाम प्रकार के जो कानून हैं ये बनाए जाते हैं, है ना। जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होगी, उसमें रजिस्टर्ड होगी, तो उससे संबंधित जो नियम हैं वो तो ऑलरेडी इस पर लगे हुए हैं, है ना। इसी तरह से कोई अगर ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो उसके रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई लॉज लागू रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि ये जो कानून है ना, ये तो एक बाह्य संरचना देते हैं, लेकिन इनके अंदर की जो एक भावना है वो भावना वास्तव में ये नैतिक नियम देते हैं। ये जो इससे जुड़ी हुई नैतिकता है ना, ये देती है। इसको कुछ हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो कानून है ये बिल्कुल व्यवसायिक जो नियमन है उसका एक स्केलेटन बनाता है। उसका सिर्फ वो एक जो ढांचा है सिर्फ वही देता है। उस स्केलेटन के अंदर जो प्राणवायु है, वो प्राणवायु वस्तुतः ये नैतिकता शामिल करती है, ये प्रवाहित करती है, ये उसको जीवंत बनाती है। और इसी जीवंतता का परिणाम होता है कि उस व्यवसायिक ग्रुप, बिजनेस जो फैमिली है ये जो बिजनेस ग्रुप है ना, उसकी जो गुडविल है मार्केट में, लोगों के अंदर जो उसके प्रति विश्वास है ना, उसकी जो प्रसिद्धि है ना, इन सब को निर्धारित करने वाला यह तत्व बन जाता है। और जब उसकी प्रसिद्धि, उसके प्रति विश्वास, उसकी जो गुडविल है वो जितनी बढ़ती जाएगी, तो एक और उसको आर्थिक फायदा भी होगा, है ना, उसके शेयर बढ़ेंगे ना, लोगों के अंदर उसके प्रोडक्ट को लेकर के विश्वास होगा, तो उसके जो कंजम्पशन है, उसका जो उपभोग है वो बढ़ेगा, है ना। और वो फिर व्यावसायिक संगठन या व्यावसायिक ग्रुप या वो कंपनी वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती चली जाएगी, है ना। जबकि आप देखें नियम तो सबके लिए है ना, नियम के आधार पर तो सभी कंपनियां चलेंगी, लेकिन जिन कंपनियों का जो नीति शास्त्र है
वो नैतिकता मूलक है और उसका अभ्यास वास्तव में नैतिकता मूलक जो मूल्य हैं, उसके जो नियम हैं, उसके जो विनियमन हैं, उसके अनुरूप अगर किया जा रहा है, उसका सच्चाई से पालन किया जा रहा है, ईमानदारी से पालन किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उस कंपनी में उसका आर्थिक भी फायदा होगा और समाज में उसकी जो प्रसिद्धि है, उसका नाम है, वो भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां या बड़े ग्रुप हैं, है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं से कानून के पालन के साथ साथ जो नीतिशास्त्री आवश्यक नियम होते हैं उनका भी अनुपालन किया। अब यहां पर हमें देखना है कि इस प्रकार के जो नीतिशास्त्री नियम किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, है ना, उनके मूल पक्ष कौन कौन से हैं, है ना। आखिर उनको बनाते समय उस प्रकार के नियमों की जो संहिता है, उस प्रकार के नैतिक जो मूल्य हैं, उनकी जो संहिता तैयार की जाती है, उनका जो कोड ऑफ इथिकल कोड तैयार किया जाता है, वो इथिकल कोड तैयार करने में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें निश्चित रूप से जिस कंपनी की बात हो रही है उस कंपनी के हित तो शामिल होंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो उसके हित के अनुरूप ना हो, ना, वो कोई व्यक्ति भी नहीं करेगा। तो कंपनी के हितों को तो शामिल किया ही जाएगा। और कंपनी का हित क्या होगा? कंपनी का हित यही है कि उसका ट्रांजैक्शन बढ़े, उसका आकार बढ़े, उसकी गुणवत्ता बढ़े, है ना, उसका लाभ बढ़े, है ना, ये सभी कंपनी के हित होंगे। तो कंपनी का जो हित है ये तो मूलभूत है। इसी तरह से जो कंपनी है या कोई व्यवसायिक संगठन है, कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, तो उसके कुछ और भी जुड़े हुए हित समूह होंगे, है ना। ये जो हित समूह हैं, है ना, इनका भी इस नीति शास्त्र में ध्यान रखा जाएगा। इस हित समूह में कौन कौन आएगा? उसके स्टेक होल्डर्स आएंगे, उससे जुड़े हुए जिन लोगों ने उस पर पैसा लगाया है ना, उसके दूसरे जो डायरेक्टर्स हैं ये आएंगे, है ना। इसी तरह से हित समूह के अंदर जो उस कंपनी के लिए जो रॉ मटेरियल उपलब्ध कराते हैं वो लोग आएंगे, उस कंपनी की जो एसोसिएट इंडस्ट्रीज हैं, उससे जुड़े हुए जो सहायक उद्यम हैं, है ना, जो मान लेते हैं कि उस कंपनी के लिए कुछ अलग अलग कलपुर्जे बनाते हैं, है ना, तो वो सारे लोग भी आएंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई जो कपड़ा इंडस्ट्री है ना, तो जो कपड़ा उद्योग है, तो कपड़ा उद्योग के लिए जरूरी है कि जो फाइबर उद्योग से लगे हुए लोग हैं वो भी तो उसके समूह में शामिल होंगे। जो कपास उत्पादक किसान हैं वो भी उसमें शामिल होंगे, है ना, क्योंकि अंतिम जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आ रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी व्यवसाय के लिए, किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिए, किसी उद्योग के लिए, किसी भी व्यापार के लिए, है ना, उसकी दो चेन होती है ना, वो तो मध्य में होता है। एक चेन अपवर्ड होती है, दूसरी डाउनवर्ड होती है ना। अपवर्ड का मतलब हुआ कि जहां पे उसका रॉ मटेरियल है वहां से वो ऊपर की तरफ चलते हुए मान लेते हैं वो हम तक पहुंची, यहां पर उसकी प्रोसेसिंग हुई, तो प्रोसेसिंग के बाद या इसका विनिर्माण के बाद, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद, या यहां पर उसके स्टोरेज के बाद, उसके स्टॉक के बाद अल्टीमेटली उसको हमें कंज्यूमर तक पहुंचाना है, उसको उपभोक्ता तक पहुंचाना है, ठीक है ना। तो ये डाउन ट्रेंडिंग उसकी एक सीरीज हुई और ये अप ट्रेंडिंग सीरीज हुई। तो निश्चित रूप से हित समूह में इससे जितने भी इस श्रृंखला से जुड़े हुए लोग हैं वो शामिल होंगे और इसी तरह से इसमें से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे। यानी अंतिम रूप से इसमें कौन शामिल होगा? इसमें उपभोक्ता भी शामिल होगा कि क्या प्रोडक्ट ऐसा है कि उपभोक्ता को पर्याप्त मात्रा में कम से कम कीमत पर अच्छी से अच्छी गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हो रहा है कि नहीं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार का खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है, उनके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी तो नहीं की जा रही है, उनको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनी कोई इस प्रकार का विज्ञापन तो नहीं कर रही है जो भ्रम उत्पादक हो, है ना, या फिर कुछ ऐसे विज्ञापन जो चीज़ उसमें उपलब्ध नहीं है वो चीज़ वहाँ पर बताई जा रही हो। इस तरह के किसी भी प्रकार की चालबाजी, धोखेबाजी या किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि जो अवैधानिक और अनैतिक व्यवहार है ना, वो सभी व्यवहार अल्टीमेटली बचाए रखने के लिए जरूरी है कि कंपनी अपने हितों के साथ साथ अपने हित समूह और उसके अलावा जो कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, प्रबंधक हैं, है ना, जो भी लोग हैं, छोटे से छोटे कर्मचारी से लगा करके और ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, इन सब के हितों को भी ध्यान में रख करके जिस प्रकार के इथिकल कोड तैयार किए जाते हैं वो सब व्यवसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यवसायिक नीति शास्त्र एक व्यापक फेनोमेना है, एक बहुत ही व्यापक जो क्षेत्र है वो कवर करता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी जो व्यापकता है ना, वो भले ही
उतनी सार्वभौमिक है या नहीं जितनी कि सामान्य नीति शास्त्र की, लेकिन इतना तो है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप या उस प्रकार के जो उद्योग हैं, जैसे अभी हमने कपड़ा उद्योग की भी, तो कपड़ा उद्योग से संबंधित जो और दूसरे कंपनियां हैं उनसे कैसे वो इंटरेक्ट करता है, यहां तक तो निश्चित रूप से वो बहुत ही प्रभावशाली होती है ना। यहां पर लगे हाथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो जब उपभोक्ताओं के हितों पर ध्यान रखते हैं तो उस रूप में वो आम जनता से भी जुड़ जाती है, उसका जो सरोकार है वो आम जनता से भी जुड़ जाता है। तो इस प्रकार का जो नीति शास्त्र है इसको तैयार करने का काम है ना। अब देखें कि इसका कंटेंट क्या होता है, इसमें किस प्रकार की बातें शामिल हो सकती हैं। इसमें इस प्रकार से बातें शामिल हो सकती हैं कि जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कंपनी का लाभ तो बढ़े ही, कंपनी का आकार बढ़े, कंपनी की और नई नई जो ब्रांचेस हैं वो स्थापित हों, उसके सिस्टर कंसर्न और डेवलप हों। इनके अलावा जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको समय पर भुगतान किया जाए, उनके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना की जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है उसमें कि जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का जो समान वेतन है, योग्यता के अनुसार नियुक्ति है, वो सब तो कानूनन जरूरी है। उसके अलावा कंपनी और क्या कर सकती है, कंपनी जैसे कि उनके बच्चों के लिए कंपनी के आसपास ही किसी प्रकार का स्कूल खोलना, सार्वजनिक भवन बनाना, उनके लिए अस्पताल की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना, है ना। इस तरह की और बहुत सी चीजें वो अपनी तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की जितनी भी बातें होती हैं वो आजकल कानूनन भी बहुत इंपॉर्टेंट कर दी गई हैं, है ना, जिसे आप कॉर्पोरेट, है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के नाम से जानते हैं ना। तो जो निगमित क्षेत्र हैं या व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनको भी सामाजिक जो दायित्व हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं। अब इनको एक निश्चित पैसा कानूनन उनके ऊपर खर्च करना भी जरूरी हो गया है, लेकिन वो एक मिनिमम लिमिट है, वो अभी हाल में बनाए गए कानूनों के परिणाम स्वरूप है। लेकिन इस प्रकार का व्यावसायिक नीति शास्त्र तो हमेशा से रहा है, और साथ ही साथ इस प्रकार के जो मिनिमम लिमिट है, जो एक न्यूनतम लिमिट है कि वो अपने लाभ का 5% इस प्रकार के CSR में खर्च करेंगे, उसके अलावा वो उससे ज़्यादा जो पैसे हैं, उससे ज़्यादा जो धनराशि है वो भी खर्च करके इस प्रकार के नैतिक कामों को कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि CSR का जो मुद्दा है वो भले अभी हाल में कुछ वर्षों पहले कानूनन आवश्यक कर दिया गया हो, लेकिन यह हमेशा माना गया कि व्यवसायियों का, व्यवसाय का, उद्यमों का, व्यापारियों का हमेशा ही एक सामाजिक सरोकार रहा है। और जब तक सामाजिक सरोकार नहीं होगा उनकी जो प्रसिद्धि है, उनकी जो साख है, उनकी जो गुडविल है, लोगों के साथ जो उनका विश्वास का संबंध है वो विकसित नहीं हो सकता। तो उसको भले अब एक नाम दे दिया गया हो, लेकिन इस प्रकार के जो सरोकार हैं वो हमेशा से रहे हैं, है ना। एक बड़ा उदाहरण देखिए, वैश्विक उदाहरण देखिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब जो पुनर्जागरण है, यूरोपीय पुनर्जागरण है ना, वहाँ पर जिस प्रकार के विचारकों के माध्यम से पुनर्जागरण आया था, है ना, वो वस्तुतः कॉन्स्टेंटिनोपल से चल करके जो आए हुए लोग थे उनके कारण आया, और वो दक्षिणी इटली में वहीं पर आश्रित हुए थे, वहीं पर उन्होंने आश्रय ग्रहण किया था या वहीं पर आश्रय पाए थे जो व्यापारी समाज था। तो व्यापारी समाज ने ही उन लोगों को आश्रय दिया, और वहाँ से फिर वो नई चेतना धीरे धीरे इटली में और जो यूरोपीय और देश हैं वहाँ पर वो डेवलप होती चली गई। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि व्यापारियों के ये नैतिक सरोकार हमेशा से रहा है। इन्होंने हमेशा कला का संरक्षण किया, संस्कृत का संरक्षण किया, आम लोगों के जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं या दूसरे मानवकृत आपदाएं होती हैं वहाँ पर इनके द्वारा काफ़ी पैसा दिया जाता है ना। जैसे अभी जो तमाम प्रकार की महामारी फैलती है, कभी बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, तो वहाँ पर आप जानते हैं कि जो PM केयर्स फंड होते हैं या CM के केयर फंड होते हैं, उन सब में भी व्यवसायियों का जो योगदान होता है वो अद्वितीय माना जाता है। तो ये सब उनके नीति शास्त्र का ही परिणाम है। अब यहाँ पर दूसरे मुद्दे पर चलते हैं, और वो मुद्दा इस बात से जुड़ा हुआ है कि कंपनी के अंदर, है ना, कंपनी के अंदर यानी जो उसका वर्क प्लेस है, जो उसका कार्यस्थल है ना, उस कार्यस्थल में जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के साथ जो प्रबंधक है, मैनेजर है, ये जो मैनेजरियल ग्रुप है, पूरे जो प्रबंधन का पूरा सिस्टम है, वो किस तरह से उनसे बर्ताव करता है, उनके साथ उनका बर्ताव कैसा होना चाहिए, है ना। इस प्रकार का जो बर्ताव है वस्तुतः उससे संबंधित जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उससे संबंधित जो इथिकल नियम बनाए जाते हैं, वो सब के सब प्रबंधन के नीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं।
तो जो प्रबंधकीय नीति शास्त्र है ये वस्तुतः किसके लिए है? ये प्रबंधकों के लिए है ना, कि जो प्रबंधक हैं, है ना, प्रबंधक ग्रुप है, प्रबंधक वर्ग है, ये कैसे इंटरेक्ट करता है अपने कर्मचारियों से, है ना। जैसे क्या वो कर्मचारियों को सिर्फ काम लेने के अलावा, है ना, जो उनके अवकाश के क्षण होते हैं उसमें वो सुविधाएं उपलब्ध कराता है? क्या उनकी जो शिकायतें होती हैं उन शिकायतों पर ध्यान देता है, उन शिकायतों को जल्दी से निपटाने की कोशिश करता है, उनको जल्दी से जल्दी राहत उपलब्ध कराने की कोशिश करता है ना? आखिर वो अपने कर्मचारियों के प्रति कितना संवेदनशील है ना? ये प्रबंधकीय नीति शास्त्र का हिस्सा है। और इसी तरह से प्रबंधकीय नीति शास्त्र में इसके अंतर्गत भी आता है कि ये जो प्रबंधक वर्ग है या जो प्रबंधक है, ये अपना जो व्यक्तिगत जीवन है, ये जो इसका व्यक्तिगत जीवन का मतलब व्यवसाय के अंदर जो व्यक्तिगत जीवन है, हमारा ये मतलब नहीं है कि उसकी जो निजी लाइफ है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है, उसकी बात नहीं हो रही है। जो उसके व्यक्तिगत कार्य व्यवहार हैं, उसके जो व्यक्तिगत कह सकते हैं कि उसके जो कार्य हैं या उसके जो दायित्व हैं, है ना, इन दायित्वों का निर्वहन वो कैसे करता है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। जैसे अगर उसे किसी प्रकार की नैतिक दुविधा होती है, उसके हितों से दूसरे के हितों से अगर टकराहट होती है, तो वो पहले से ही इस बात की घोषणा करे, है ना, वो ईमानदारी से ये काम करे कि वो पहले से ही ऐसा ना करे कि जो कंपनी की सुविधाएं हैं उनको अपने निजी जीवन की सुविधाओं के रूप में इस्तेमाल करे। जैसे फ़ोन की सुविधा है ना, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है ना, कहीं आने जाने की सुविधा है ना, मान लेते हैं कि उसको कार मिली हुई है, तो उस कार का प्रयोग वो सिर्फ ऑफिशियल प्रयोग के लिए ही करे, है ना, अपने फैमिली के जो प्रयोग हैं, अपने जो परिवार है उसके लिए उसका प्रयोग नहीं करे अगर इसकी इजाज़त उसको नहीं है तो। या फिर उसके जो हित हैं वो किसी दूसरे से अगर टकराते हैं तो वो स्पष्ट रूप से कह दे, तो वो जो उसके स्टॉकिस्ट हैं, उसके जो वितरक हैं, उसके जो दूसरी श्रेणी के डाउनवर्ड लोग या अपवर्ड श्रृंखला जो अभी हमने आपको बताई थी, इससे जुड़े हुए जो हित समूह हैं उनसे किसी प्रकार का वो अन्यथा धनराशि या अन्यथा किसी प्रकार का प्रतिफल या पुरस्कार प्राप्त ना करे। और अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो उसकी वो घोषणा पहले से ही कर दे ना। इस प्रकार की सारी चीज़ों का जो कोड है, इथिकल कोड है, वही इथिकल कोड कहलाता है प्रबंधकीय नीति शास्त्र, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक प्रकार का व्यवसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत का ही एक छोटा सा हिस्सा है ना। तो इस प्रकार का जो हिस्सा है वो पूरे के पूरे कर्मचारी उस कंपनी के या उस प्रतिष्ठान के अंदर जो कार्य संस्कृति है उसके विकास के लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है। और ये जितना प्रभावशाली होगा उतने ही जो कर्मचारियों का लगाव है उस कंपनी के प्रति, उस मैनेजमेंट के प्रति और अपने प्रोडक्ट के प्रति या अपनी कंपनी के लाभ के प्रति, वो उतना ही भावनात्मक जुड़ाव उसका बढ़ता जाएगा। और जितना ये भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा उतना ही जो उस कंपनी के प्रोडक्ट हैं, है ना, उनकी न केवल मात्रा बल्कि उनकी गुणवत्ता में भी एक विशेष प्रकार का संवर्धन होगा, है ना। कारण क्या है? कारण इसका ये होता है कि वो लोग मन लगा करके फिर काम करते हैं। उस कंपनी को वो सिर्फ व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं समझते बल्कि उसको वो अपना मान लेते हैं। उस प्रोडक्ट, उस कंपनी की जो साख है ना, उसके डूबने और उसके फैलने, इन दोनों के साथ उनके अपने सरोकार जुड़ जाते हैं ना। उनको व्यक्तिगत रूप से अगर कंपनी की क्षति होती तो उनको अपना व्यक्तिगत क्षति महसूस होती है। कंपनी का नाम बढ़ता है तो उनको लगता है जैसे कि उनका नाम बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की जो भावना है, उस भावना के साथ जोड़ने के लिए जरूरी होता है प्रबंधकीय नीति शास्त्र, ठीक है ना। जबकि जो नीति शास्त्र का प्रबंधन है ना, नीति शास्त्र का प्रबंधन एक अलग विषय है ना। ये तो सिर्फ आपसी जुमले मिल रहे हैं इसलिए इनको एक साथ रखा जाता है ना, कि इथिकल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स, है ना। लेकिन जो नीति शास्त्र का प्रबंधन है ये एक अलग चीज है। अलग चीज ये है कि जिस प्रकार के भी नीति शास्त्र नियमन हैं, है ना, इनको अपनाने के लिए व्यक्ति किस प्रकार का प्रबंध करता है, किस प्रकार से इनको मैनेज करता है, ये नीति शास्त्रीय प्रबंधन है। इसका यह आवश्यक नहीं है कि व्यवसायिक नीति शास्त्र से ही अकेले जुड़ा हो। ये किसी भी प्रकार के जो नैतिक मूल्य हैं, किसी प्रकार के भी जो मानवीय मूल्य हैं, है ना, किसी प्रकार के भी जो नीति शास्त्रीय मानक हैं, है ना, नीति शास्त्रीय अपेक्षाएं हैं, जो वांछनीयता है ना, उनको किस प्रकार से अडॉप्ट किया जाए, उनको कितनी मात्रा में अडॉप्ट किया जाए, और उसको किस प्रकार और किन लोगों के बीच अडॉप्ट किया जाए, इस प्रकार का जो मैनेजमेंट है, इस प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, उनको जिस तरह से प्रबंधित किया जाता है वो नीति शास्त्रीय प्रबंधन कहलाता है।
तो निश्चित रूप से उसका संबंध व्यवसायिक नीतिशास्त्र से भी है, लेकिन इसके अलावा भी है ना जो दूसरे क्षेत्र से संबंधित नीतिशास्त्री मानक हैं, वहां पर भी इस प्रकार का प्रबंधन व्यक्ति को करना पड़ता है। यानी व्यक्ति जब इस प्रकार का प्रबंधन स्वयं अपने आत्मचेतना के अंतर्गत करता है कि किस प्रकार के मानकों को वो कितनी मात्रा में किनके साथ प्रयोग करे, उस प्रकार का प्रबंधन नीतिशास्त्र का प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, वस्तुतः इस प्रकार के प्रबंधन से उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है, उसे इस प्रकार के नीतिशास्त्री नियमों या नैतिकता की तरफ चलने के लिए एक प्रकार से प्रेरणा मिलती है ना। वो प्रेरित होता है इस प्रकार, ये प्रबंधन जितना उपयुक्त होगा उतना ही उसको नैतिकता को अडॉप्ट करने की प्रेरणा मिलेगी, और जितना वो नैतिक चीज़ों को पूरा करेगा उतना ही वास्तव में वो स्वयं को संतुष्ट महसूस करेगा, है ना। जैसे कोई छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, है ना, और वो बहुत आवश्यक काम नहीं है, हाँ ठीक है, अगर उसमें थोड़ा सा विलंब भी हो जाएगा तो चल जाएगा, और इस बीच रास्ते में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है ना, जिसे कहीं पहुंचाना है या वो संकट में है या किसी दुख में है, तो वहां पर जब आप उसकी सेवा करते हैं अपने समय को मैनेज करते हुए, ठीक है, तो इस प्रकार आपने एक प्रकार से नीतिशास्त्री प्रबंधन किया। और सिंपली सोचिए कि अगर आपने किसी को रास्ते चलते हुए कहीं जाने का कोई पता बता दिया है ना, अगर उसने आपसे पता पूछा और आपने पता बता दिया, तो आप स्वयं कभी रियलाइज करिएगा कि आपको एक प्रकार का आत्मसंतोष होगा, है ना। दिन के महत्वपूर्ण घटनाओं में उसका जिक्र आप करना नहीं भूलेंगे अपने आप से, है ना। तो इस प्रकार के संतोष होगा, और साथ में आप प्रेरित होंगे कि अगर कोई इस प्रकार से पता पूछता है या दुख में होता है या कुछ इस प्रकार की समस्या होती, तो हम उसकी मदद करेंगे, उसको जो भी संभव होगी वो सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जब इस प्रकार की आप चीज़ करते हैं, जैसे सिंपली सोचिए कि अगर आप डेली खाना खाते हैं और लोगों को भी आप खिला सकते हैं या उनके साथ मिल बैठ कर खाते हैं, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, लेकिन कभी अगर आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, हो सकता है कि उसके कारण से आपको थोड़ा कम खा करके ही संतोष करना पड़ा, तो भी आप उस दिन ज़्यादा आप अंदर संतुष्टि महसूस करेंगे। तो इस तरह की जब नीतिशास्त्री मानकों का प्रबंधन किया जाता है अपने जीवन में, समय को देख करके, संसाधनों को देख करके, अपनी सुविधाओं को देख करके, अपनी परिस्थितियों को देख करके, तो उस प्रकार के मैनेजमेंट से न केवल नीतिशास्त्र की तरफ बढ़ने में आपको मदद मिलती है, प्रेरणा मिलती है, बल्कि आत्मसंतुष्टि मिलती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात की इसी प्रकार की जो प्रसंग हैं वो दूसरों के लिए भी प्रेरक बन जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से व्यावसायिक नीतिशास्त्र वस्तुतः न केवल व्यवसाय के लिए बल्कि लोक जीवन के लिए आवश्यक होता है, और इसमें किस प्रकार से जो इथिकल मैनेजमेंट है उसकी भूमिका होती है, ताकि उसके जो कर्मचारी हैं वो भावनात्मक रूप से उसके साथ जुड़ें। और साथ ही साथ ये भी आपने समझा कि नीतिशास्त्र का प्रबंधन करके वस्तुतः कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की आत्मसंतुष्टि को प्राप्त कर लेता है, जो उसके लिए एक अलग ही प्रकार का भावनात्मक बोध देता है। और इस प्रकार का जो भावनात्मक बोध देता है वो जो भावनात्मक समझ होती है, जिसको हम लोग EQ कहते हैं, है ना, जो इमोशनल कंटेंट है, उसके प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आती है, और इससे व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होता है। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे इस सीरीज में हम लोग देखेंगे एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बीच का जो अंतर होता है वो हम समझाने की कोशिश करेंगे, और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो लोक सेवक हैं उनके लिए किस प्रकार के नीतिशास्त्र की आवश्यकता होती है, और किस तरह से वो अपने नीतिशास्त्री जो तकाजे हैं, नीतिशास्त्री जो चुनौतियां हैं, उनको स्वीकार करके और अपने जीवन को किस तरह से वो ढालने की कोशिश करते हैं, और कैसे समाज के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। तो देखते रहिए आप लोग इस चैनल को, और इसका लाभ लेते रहिए, और इसको सब्सक्राइब करिए, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर है वो इसका आप कर सकें। थैंक यू। हम वहाँ से हट ही गए हैं।